अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 45th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस लगभग 7 से 8 टाइप का होता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देन उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रीअरेंजमेंट देखेंगे। देन हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है एडिशन। देन उसके बाद कंडेंसेशन, देन आइसोमेराइजेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और जो हमारा लास्ट वन आएगा वो आएगा पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास लगभग 7 से 8 पॉलीमराइजेशन, ठीक है, लगभग 7 से 8 तरह के रिएक्शंस होते हैं। इनमें कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे हमको हमारे सिलेबस में कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर मेंशन करते हैं। जैसे पॉलीमराइजेशन वगैरह का सिलेबस से आउट हो गया है, क्योंकि क्लास 12th में एक केमिस्ट्री का चैप्टर था, इसका नाम था पॉलीमर केमिस्ट्री। वो अब हमारे बोर्ड के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इसके बारे में जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी आप नीट वगैरह की तैयारी करेंगे, आप जेईई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव की, तो वहाँ पर हो सकता हो कि इससे क्वेश्चंस आ जाएँ। तो हम लोग यहाँ सिर्फ बेसिक आइडिया डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको बेसिक इसमें पता चल जाएगा कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। बाकी सारी बातें आप डिटेल में देखेंगे जो कि हमको पढ़ना है। जैसे हमारे सिलेबस में सबसे मेजर सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और एडिशन है। ये तीनों सबसे मेजर हैं और इस पर काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी होगी। तो हम लोग एक एक करके एक एक रिएक्शन को एक एक वीडियो में देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें ना सब्स्टिट्यूशन की ही, क्योंकि हमको इस वीडियो में वही डिस्कस करना है, तो सब्स्टिट्यूशन भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। हमारा एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो 3 अटैकिंग रिएजेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके हिसाब से हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, क्लास 10th की लैंग्वेज में अगर समझें, तो जैसा हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था, अगर आपको याद होगा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था, बस उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। बस यहाँ पर हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कार्बन एटम से अटैच होगा और वो क्या करेगा, जो हमारे पास सामने वाला जो मॉलिक्यूल आएगा उससे एक को रिप्लेस कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन से कोई ए ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कोई सपोज करते हैं B2 ग्रुप है, ये इसको रिप्लेस करेगा और ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CB और AB, ठीक। बस यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इसको इनऑर्गेनिक के टर्म्स में देखें तो इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ऑर्गेनिक के टर्म्स में देखें तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू अटैकिंग रिएजेंट होता है, यानी कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोफाइल आ रही है या न्यूक्लियोफाइल आ रही है या फिर हमारा फ्री रेडिकल आ रहा है, उसके हिसाब से। तो ये पहली जो हमारी वीडियो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो यही है कि इसमें हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी हम ऐसे रिएक्शन को कंसीडर करेंगे जहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल का सबसे फेमस एग्जांपल है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये बहुत फेमस है, ये हमारा 11th में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है और काफ़ी आप लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़े हैं। बस बेसिकली आपने जो है इसको ऐसे समझिए कि सब्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा है एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, और इस एग्जाम्पल को आपने सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में चैप्टर 4 में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था कि मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से होता है, बस इतना ही, ठीक है। उसको इन डेप्थ में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिएक्शन प्रोसीड होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला जो हमने क्लास 10th में देखा था। तो छोटा सा एग्जांपल है कि मीथेन गैस रिएक्शन कर रही है क्लोरीन से, ठीक। हम इसमें सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर रहे हैं, गैस और वो सारी चीज़ें, ठीक है। बस खाली हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में आमतौर से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। इसमें हुआ क्या कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ गया और क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस की और ये बन गया हमारा CH3Cl और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए आपके पास कुछ कंडीशन होती है जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको हम लोग हेल्पर कंडीशन बोलते हैं। हेल्पर कंडीशन मतलब H से हमने पढ़ा हीट, E से पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट के बारे में। L से हमने पढ़ा लाइट, कौन सी लाइट, UV लाइट हो। P से हमने पढ़ा कि परऑक्साइड की प्रेजेंस हो, या R से हमने पढ़ा कि ऑलरेडी रेडिकल मौजूद हो। तो अगर आपने नहीं समझा है इसको तो आप नेट पर टाइप करें फ्री रेडिकल, आगे लिख दें केमिस्ट्री सीखो यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, उसको आप देख लीजिएगा। तो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसी तरह से ये रिएक्शन हमारा होता है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी क्राइटेरिया ये आती है कि अगर हम मान लें हमारे पास मीथेन है और क्लोरीन गैस है, इसको हम अगर एक्सेस में ले लें, ठीक है, एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट हम सब जानते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको एक्सेस बोलते हैं, जो रिएक्शन में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये रिएक्शन तो पहला स्टेप ऐसे प्रोसीड होगा, देन क्लोरीन एक्सेस होने की वजह से CH3Cl फिर से रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन के साथ, और इस बार क्या बनाता है, इस बार बनाता है CH2Cl2 फिर HCl, ठीक है। फिर क्योंकि एक्सेस में है तो अगेन ये रिएक्शन रिपीट होगा प्रोसेस, तो क्लोरीन के एक और मॉलिक्यूल से लोग रिएक्शन करेंगे और CH-Cl3 बना लेंगे, फिर HCl बनेगा। देन फिर रिएक्शन जो है ये प्रोसेस रिपीट होगी, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है तो हमको क्या मिलेगा, CCl4 और HCl। यहाँ जाके ये रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब हाइड्रोजन बचा नहीं है सब्स्टिट्यूट होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। आइए इसकी मैकेनिज़्म को समझते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज़्म वर्क करता है। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका मैकेनिज़्म 3 स्टेप में काम करता है, जिसमें हम लोग इनिशिएशन करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, देन उसके बाद टर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन को अगेन नोट कर लेते हैं। हमारा रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो हेल्पर कंडीशन यानी इन पांचों में से कोई एक कंडीशन होगी और CH3Cl बनेगा और साथ साथ HCl बनेगा। 10th क्लास में हमने देखा था कि UV लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा होता था, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसको भी चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो L वाला पार्ट है वो लाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैकेनिज़्म 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब कि यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा प्रोसेस। स्टार्ट कैसे होगा, हेल्पर कंडीशन है यानी सनलाइट है, या हो सकता हो हीट हो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की, या करंट हो, कुछ भी हो। हम मान लेते हैं क्लोरीन यहाँ पर क्या कर रही है, होमोलिटिक फिजन कर रही है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर वापस जाएगा और इसके पास इसका वापस जाएगा, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेशन होगा किसका, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इस फिजन को हम लोग नाम देते हैं क्या, होमोलिटिक फिजन, जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब होमोलिटिक फिजन होने की वजह से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है उसमें प्रोपगेशन होता है। प्रोपगेशन में क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। प्रोपगेशन में थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होती है। अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ गया है तो अगेन क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, मीथेन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, ठीक है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल मीथेन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखें तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस बुला लेता है और ऐसा करके बनता है, ठीक है। तो हमारा H फ्री रेडिकल बनेगा। H फ्री रेडिकल किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, HCl बना लेगा और बचेगा क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनने की वजह से क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल अगेन फिर से फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या, CH3Cl, और फिर क्या बचेगा, एक Cl डॉट यानी कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन से अगेन रिएक्शन करेगा और ये वाला जो पार्ट है सेकंड स्टेप का जो फर्स्ट पार्ट है उसको रिपीट करेगा, ठीक है। फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन से रिएक्शन करेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, फिर से मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये वाला जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये तीसरे किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और वहाँ पर CH3Cl बनेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली प्रोपगेट होती रहती है, एक साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक कि या तो मीथेन ना ख़त्म हो जाए या फिर क्लोरीन ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक CH4 या फिर Cl2 ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, ठीक है। तब तक प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोपगेशन बोलते हैं। देन उसके बाद जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन ख़त्म होगी वैसे ही हमारा स्टार्ट होगा टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में हमारा जितने भी फ्री रेडिकल ड्यूरिंग रिएक्शंस बने हुए हैं वो सारे के सारे आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। जैसे कि Cl बना है, खुद से रिएक्शन करेगा तो हमको क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये Cl CH3 से रिएक्शन करेगा तो हमको CH3Cl मिलेगा। ठीक है, इसी तरह CH3 फ्री रेडिकल आपस में भी रिएक्शन करेंगे और हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इथेन CH3CH3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है एकदम माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए शुरू में मैंने बताया था कि आमतौर से ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो हमको बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि रिएक्शन में फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि इसके मेन रिएक्शन को अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इसमें कहीं भी इथेन का मेंशन नहीं है। ये बेसिक है क्या, ये है हमारा इथेन। और अगर आप इसका मेन रिएक्शन देखें तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, तो लेकिन ये बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंसिंग को इसमें इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म प्रोसीड आउट होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हैलोजन की रिएक्टिविटीज़। ठीक है, हैलोजन की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए, ठीक, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन के लिए हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या है, फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा करेगा, क्लोरीन वाला, देन उसके बाद ब्रोमीन वाला, देन उसके बाद आयोडीन वाला। ठीक है, दूसरी बात, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन एक ही जैसा होता है। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन एक ही जैसा होता है। ब्रोमिनेशन मतलब जैसे हमने शुरू में हेडिंग लिया हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का ऐड होना। ठीक है, हैलोजन का लग जाना किसी उससे, ठीक, सब्सटीट्यूट करके लग रहा है तो हैलोजन लग रहा है यहाँ पे। इसी को अगर हम ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरीनेशन बोलेंगे। तो ये रिएक्शन जिसमें हमने हैलोजिनेशन किया है इसमें बेसिकली क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट होती है ब्रोमिनेशन के लिए। तीसरी बात, फ्लोरीनेशन, यानी कि फ्लोरीन के साथ क्या होगा। तो फ्लोरीनेशन की अगर हम बात करें तो CH4 का रिएक्शन अगर हम F2 से करा रहे हैं यानी फ्लोरीन से करा रहे हैं, और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट है, तो हमको CH3F मिलेगा और HF मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कराया नहीं जाता। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जिस भी कंटेनर वगैरह में हम लोग कर रहे हैं कंटेनर ब्लास्ट कर सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको कराया ही नहीं जाता। ठीक है, और हमारा चौथा बचता है आयोडिनेशन। आयोडिनेशन के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर मान लीजिए कोई एल्केन है वो आयोडीन से रिएक्शन कर रही है तो होगा क्या कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये CH3I बनाएगा। सनलाइट नहीं, हेल्पर कंडीशन कोई भी हो सकती, कोई भी आप इसमें से चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद बनेगा क्या, HI। ठीक है, अब HI जो है ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ अ वेरी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका। ठीक, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये HI CH3I को वापस से रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH4I2 में। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल होने का मतलब आप इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब एक बार ये बनेगा, देन ये बनेगा, फिर वापस ये टूट के बनेगा, और इस तरह से करके दोनों साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको अगर CH3I चाहिए तो हमको इस रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पहले रिएक्टेंट बनेगा, फिर से उससे प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट, इस तरह से घूमता रहेगा मामला। तो अगर हमको इस रिएक्शन को रोकना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर की कोई चीज़ को रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करते क्या है इस रिएक्शन में, हम लोग CH4 को लेते हैं, I2 को लेते हैं। इस बार हम हेल्पर कंडीशन में से कुछ भी उठा लेंगे, और यहाँ पर ध्यान देना होगा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेनी होगी। ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करती है, ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, HI का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये जो HI हमारा होता है इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये वापस से रिएक्शन बैक नहीं जाता, रिवर्सिबल नहीं जाता, तब ये रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। बेसिकली हमने किया क्या, हमने जो है HI के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर को कैंसिल आउट कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फॉलो होती हैं, इसका बड़ा ध्यान देना होगा हमको। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 3 स्टेप में मैकेनिज़्म होता है,
पहले इनिशिएट होता है, देन प्रोपगेट होता है, देन लास्ट में टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।